Hi kids, welcome. I welcome you all of you to Let's Crack CBSE 9th and 10th and today is आरंभ है प्रचंड सीरीज जो है हम वापस से इसको स्टार्ट कर रहे हैं और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वन शॉट रिवीजन कराने वाली हूँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। आरंभ है प्रचंड सीरीज आपकी जो है वापस से स्टार्ट हो रही है एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक अ वेरी ह्यूज अनाउंसमेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरीज़ एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड। और हमारी जो वीडियोस हैं आप हमारे चैनल पर देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर आप प्रेस करना क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन आएंगे, है ना। तो आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का वन शॉर्ट वीडियो होने वाला है ये एंड वी आर गोइंग टू रिवाइज द होल चैप्टर इन कंप्लीट डिटेल। So I am Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code. यहाँ पे मेरे बारे में small introduction है and then guys, if you want to get to know a bit more about me, you can go and just follow my profile on the Unacademy. That the link of this profile is given in the description box also. तो किड्स जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो RSYT कोड यूज़ करके तो आपको क्या मिलता है? आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलता है, सबसे पहली बात। ओके एंड गाइज वहाँ पर बहुत ही इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट होता है, क्विज होता है एंड राइट नाउ इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन यू आर गोइंग टू गेट द क्रिएटिव कॉर्नर एज वेल। क्रिएटिव कॉर्नर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं वो सिखाई जाती हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा एक नया टाइप का सब्सक्रिप्शन हमने लॉन्च किया है बिकॉज वी नो दैट ईच स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, राइट। एवरी स्टूडेंट हैज़ गॉट सम स्पेसिफिक strength and weaknesses. So keeping that in mind, we have introduced a personal mentor for each student who can plan his or her study according to his or her strength and weakness. Okay, and later on they will be given students will be given a customized weekly test जिसका एनालिसिस किया जाएगा और उनके आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया जाएगा। सो इट विल बी like a weekly progress report आपको मिलेगा and you will get to know what are your areas of improvement where you can improve yourself. Okay, so these are the price chart for Iconic and Plus subscription. Iconic subscription as you can see यहाँ पर price chart है, Plus का ये price chart है। All these are after using the code RSYT. RSYT कोड यूज़ करते हो आप तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। आफ्टर दैट 10% डिस्काउंट ये जो हैं ये आपके प्राइसेस आते हैं। लाइक फॉर 36 मंथ द प्राइस इज जस्ट 28,800 रुपीज़। इट्स वेरी लेस। ओके, you just need to download the app and select CBSE class 10 in the manage goal, get subscription पे click करिए, then select the duration and use the code RSYT. Here you are going to get a 10% discount and after redeeming your credits you are going to again get a 10% discount. So all in all you are going to get 20% discount. And how can you earn these credits? By watching any of the special classes recorded or live for more than 15 minutes. Okay, and every day I come and teach on special classes at 12:30 p.m. on Unacademy. So do join my classes and experience the plus platform for free on special classes. Okay, so let's start with our revision Arambh hai Prachand. And kids, these are the topics which we need to cover and I'm going to cover a complete topic in complete detail in just one lecture. Okay, तो चलो start करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती क्या है, आपको ये समझना है। ओके, देखो बच्चों, अगर मैं आपको पुराना कोई बिल आपको याद कराऊं, जब भी आप कोई सामान खरीद कर लाते थे तो पुराने टाइम पर जो आपको रिसीट मिलता था ना उसमें एक टैक्स लगा होता था, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, जैसे सपोज करो आपने कोई नोटबुक खरीदा तो नोटबुक के ऊपर अगर आपको किसी पर्सन ने रिसीट दिया है, पूरी बुक्स आप लेकर आए हो, में VAT टैक्स लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये आजकल तो सारे टैक्स हट चुके हैं, सिर्फ GST है, राइट, एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू CGST सेंट्रल एंड देन स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, राइट। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स क्यों लगता था? क्योंकि हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसमें वैल्यू एडिशन करते थे। ठीक है, जैसे सपोज करो ये बॉटल है मेरे पास, सो ऑब्वियसली इसका रॉ मटेरियल कुछ और होगा, उस पर प्रोसेसिंग की गई होगी, तब जा करके मुझे ये बॉटल मिला एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो इसके ऊपर एक वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। एक्चुअली में कोई भी चीज़ को जब आप प्रोसेस करते हो तो उसमें वैल्यू एडिशन होता है। ठीक है, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड
मैन्युफैक्चरिंग। तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना है, बट इफ आई जस्ट मेक वन बॉटल देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत लार्ज क्वांटिटी में चीज़ों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे शुगर है, वो शुगर केन से बनाते हैं हम लोग, क्लॉथ कॉटन से बनाते हैं, पेपर हम वुड से या फिर बोल सकते हो बैम्बू से, इन सब चीज़ों से हम बनाते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के। वाई? वी आर प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल, मेकिंग अ प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू एंड वी आर प्रोड्यूसिंग इट इन अ लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, अभी देखो बच्चों, people employed in secondary activities manufacture the primary material into finished goods. The workers employed in steel factory, car, breweries, textile industry, bakeries, etc. fall into this category. So if in your exam it comes, a question comes that bakeries are part of which sector, then you will have to tell that it is the part of manufacturing industry or secondary sector. Do not get confused, okay? ब्रीवरीज क्या होती हैं? ब्रीवरीज आर लाइक द प्लेसेस जहाँ पर बेवरेजेस आर टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। एक्चुअली में ब्रीवरीज क्या होती है बच्चों? जो कुछ फ्रूट्स होते हैं ना, उसमें से हम लोग जूस निकालते हैं। बेसिकली वाइन जो होता है ग्रेप्स से बनता है, और जहाँ पे ये वाइन बनाया जाता है उसको ब्रीवरीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी दे ऑल फॉल इनटू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑल्सो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर या सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर कुछ लोग हैं जो सर्विसेज भी दे रहे हैं, बट इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज अ सबसेट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। ओके, I hope it's clear now. Like many of times, students also ask me, ma'am, what is the difference between industry and factory? So, factory is the place where actual production process is going on. Okay. Other than factory also, there will be many things in an industry. Like there will be a department concerned with the production planning. There will be a department which will be concerned with the logistics, maybe with the IT, HR, accounts, who are going to prepare your salary. So all those are part of the industry. But the actual workshop where the product is being transformed into the value of more valuable, into the product of more value, that area is called factory. Okay. And as so we can say like this, okay, अभी हम लोग थोड़ा मैथ्स का वेन डायग्राम बनाकर अगर मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, so this is secondary activity and then we have got the whole industry and inside industry we have got one factory. ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा ये वेन डायग्राम। ठीक है, now in this particular chapter we are concerned about the manufacturing process. That means we are concerned about the factory, या फिर बोल सकते हो आप सिर्फ ये जो manufacturing process होता है इससे हम ज़्यादा concerned है। Okay, the economic strength. Now please underline this particular line in your book. The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. So this line comes most of the time in 5-mark question as a statement question. स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या होता है? आपको ये लाइन दे दी गई होती है एंड देन दे टेल यू टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर लाइन। सो हियर व्हाट इज बीइंग सेड, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किसी कंट्री की किससे मेजर की जा सकती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। ओके, सो हाउ आर वी गोइंग टू प्रूव दिस पॉइंट? See kids, economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industry. Why? Because it is the backbone of our economy. अभी देखो बच्चों, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, देन आई विल टेक ऑल दीज पॉइंट वन बाय वन विच इज़ देयर इन योर एनसीईआरटी बुक। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? दे विल गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, ओके, और यू कैन से एग्रीकल्चर। ठीक है, एंड जब इस पे प्रोसेसिंग हो जाएगी और ये जो एफजी बना देंगे, फिनिश गुड्स जो भी बनेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वो मार्केट तक जाएगा, राइट? और मार्केट के थ्रू कहाँ जाएगा? हर पर्सन के पास, कंज्यूमर के पास। ठीक है, तो एक तरीके से इट इज गोइंग टू बी ट्रेडेड, राइट? एंड ट्रेड इज द पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर।
Now, have you understood why manufacturing industry is being called the backbone? Like in your body, backbone is very important. That keeps you straight. That gives the whole support, whole balance to your body. Likewise, in an economy, manufacturing industry is linking these two sectors. If we have less manufacturing industry, we are going to absorb less raw material from the primary sector. तो प्राइमरी सेक्टर कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा क्योंकि डिमांड नहीं रहेगी उसकी रॉ मटेरियल की. एंड अगेन वंस द फिनिश गुड्स आर प्रिपेयर्ड वी आर गोइंग टू सेल इट. एंड जब भी आप कुछ सेल कर रहे हो रिटेलर्स के थ्रू, जो ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, दैट इज द पार्ट ऑफ द tertiary sector. So somehow it is helping to grow both the sectors, right? Other two sectors, primary and tertiary. That is the main reason why manufacturing industry is called the backbone of the economy. Okay, now if you'll read all these points, it will be very clear to you why I am saying this, why I have explained this. Somewhere all these points are related with this particular funda. Okay, तो देखो, दे रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर प्रोवाइडिंग जॉब्स. येस, बिल्कुल सही है. जब भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगेगी तो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल तो मिलेगा, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए आप इंडस्ट्री में प्रोसेस करोगे तो जॉब का एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट करेगा, हो पाएगा. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज. अगर हमने बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो वी कैन सेल इट टू द अदर कंट्रीज ऑल्सो एंड दिस विल ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज. Eradicates poverty and unemployment, minimizes regional disparity. Countries that transform their raw material into wide variety of furnished goods or of higher value are prosperous. Now here you can see manufacturing industry not only help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income. Industrial development is precondition for eradication of unemployment and poverty of our country. This was the main philosophy behind public sector industries. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कैसे कम होगा? जब आप इंडस्ट्रीज बनाओगे तभी लोग वहाँ पे काम करने जाएंगे. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपैंड्स द ट्रेड. Countries that transform their raw material into wide variety of finished goods, higher value, are prosperous. ठीक है, ये भी सही है बात. ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो हम अग्री कर ही रहे हैं इन सारी चीज़ों से. ठीक है, agriculture and industry are not exclusive of each other. Now this is very important line again. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है ये एक दूसरे से अलग नहीं है. दे मूव हैंड इन हैंड. फॉर इंस्टेंस, एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया हैव गिवन मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी. जो एग्रो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं? वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाती हैं. इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, मशीन्स, and all these things help agriculture. Thus, development and competitiveness of manufacturing industries has not only assisted agriculture in increasing their production, but also made production process very efficient. And we have got many companies of all these product, and that is why they compete with each other, and that is why their production process has also improved. So see, agriculture को तो सामान मिल रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग को क्या फ़ायदा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ये फ़ायदा है कि वो अपने प्रोसेस को और बेटर करने की कोशिश करें, बिकॉज देयर इज़ सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, राइट? एंड अगर आप कुछ भी ऐसा सामान बनाओगे जो एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाला है, डेफिनेटली उसकी डिमांड रहेगी हमेशा. ओके, और आपको बेस्ट चीज़ देनी पड़ेगी आपको बेस्ट चीज़ देनी पड़ेगी लो प्राइस पे. देन ओनली यू आर गोइंग टू सर्वाइव इन द मार्केट. तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं? अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत स्मूथ बनाते हैं. इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव, because globalization has occurred and now India has opened its gate for the foreign countries, also foreign investors also. So they have their certain companies whose total income, net worth, net profit is much more than the GDPs of some country. So they have, you can say, the whole power to change the complete picture of the market. Like you can see now in the case of Jio. When Jio arrived, most of the telecom countries have just vanished, have got vanished, right?
तो इनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है बच्चों, ग्लोबलाइजेशन के चलते बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, कि वो कुछ भी कर सकते हैं, पूरे मार्केट की पिक्चर को बदल सकते हैं. दैट इज़ वाई आर मैन्युफैक्चरर्स need to be really competitive, and they will have to upgrade themselves every time. If they will not upgrade themselves, then they will become outdated. Okay, so self sufficiency alone is not enough. Self sufficiency सिर्फ से काम नहीं चलेगा, आपको efficient होना पड़ेगा, competitive होना पड़ेगा. Our manufactured goods must be at par in quality and with those in the international market. Only then we will be able to compete in international market. हमारी quality बहुत अच्छी होनी चाहिए product की, then only we'll be able to compete. Okay, now there are certain questions. Producing goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable product is called industries, manufacturing, small scale production, large scale production. So 5, 4, 3, 2, 1, on your mark, get set, go. Answer. जल्दी जल्दी आंसर करो. Answer quick, answer quick, answer quick. The main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India was eradicate unemployment, develop infrastructure, earn foreign exchange, or support agriculture. So the main philosophy behind setting up the public sectors is eradicate unemployment. Kids, ये अभी just हमने पढ़ा है ना? Eradication of unemployment and poverty from our country. This was the main philosophy behind public sector industries. Okay. This one was tricky, but yet we did it. Agriculture and industries are not exclusive of each other. That means they are inclusive of each other. Yes, exactly. They are inclusive. They go hand in hand. Contribution of industry to national economy. क्या industry का कोई contribution है national economy में? Definitely है. Over the last 2 decades, the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP out of the total 27% of the industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity and gas. So overall अगर मैं बात करूँ secondary sector की, तो 27% जो है वो क्या है, contribution है GDP में, जिसमें 17% जो है वो manufacturing sector का है. ठीक है, एंड 10% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है बच्चों? माइनिंग, क्वॉरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस. क्वॉरिंग क्या होता है? जब हम सिर्फ अपर लेयर से ऊपर से अर्थ क्रस्ट के अपर लेयर से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जैसे लाइमस्टोन वगैरह निकालना, मार्बल निकालना, स्टोन जो है वो निकालना, उसको हम क्वॉरिंग कहते हैं. ठीक है, तो इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन अकेले 10% है इन 4 सेक्टर्स का, माइनिंग, क्वॉरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस and manufacturing का 17% है. Okay, this is much lower in comparison to some East Asian economies where it is 25 to 30%. बहुत सारी कंट्रीज़ में आप देख रहे हो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है 25 to 35 तक भी है. तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम कितना पीछे हैं यार. वी आर समवेयर अराउंड लाइक 8%, 8% हम पीछे अभी. ठीक है. So the trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7%. The desired rate over the next decade is 12%. तो अभी जो growth है वो 7% है and the desired is 12%. Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum. With appropriate policy interventions by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, economists predict that the manufacturing
कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर नेक्स्ट डिकेड। ऐसा लग रहा है, अभी तो 7% ग्रोथ है, लेकिन इन द कमिंग 10 years वी आर गोइंग टू अचीव दिस 12% ग्रोथ रेट। ओके, एंड इसके लिए हमने क्या किया है, NMCC द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज़ बिन सेटअप। ठीक है, इसके लिए हमने इसका सेटअप किया है। नाउ इंडस्ट्रियल लोकेशन, अभी सपोज करो मुझे इंडस्ट्री लगानी है कहीं पे, ठीक है ना, if I want to set up industry then definitely I'll have to keep certain things in mind, right? ऐसे ही कहीं पे भी गए और जाकर के इंडस्ट्री लगा लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे तो काम चलेगा नहीं, है ना, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। So industrial locations are complex in nature. These are influenced by the availability of raw material, labor, capital, power and market. तो ये अगर मैं बात करूँ रॉ मटेरियल, लेबर, ये तो सारे क्या हैं बेटा, जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, अभी रॉ मटेरियल कहाँ पे कौन सा मिलेगा वी कैन नॉट डिसाइड। ओके, एंड जहाँ तक बात है कैपिटल की, पावर की, मार्केट की, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स, और यू कैन से दे आर ह्यूमन फैक्टर्स, दीज आर फिजिकल फैक्टर्स एंड दिस इज इन आवर हैंड, हम लोग ढूंढ सकते हैं ये। ठीक है, it is rarely possible to find all these factors available at one place. Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of the industrial location are either available or can be arranged at lower cost. So, at the end of the day, industrialists are having just one thing in mind. उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, क्या हम वहीं पे इंडस्ट्री लगाएंगे जहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सबसे कम आएगा। ठीक है, सो दैट वी कैन हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। आफ्टर द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज। ठीक है, जब भी कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होना शुरू होगी किसी जगह पे, वहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। कई बार क्या होता है, इंडस्ट्रीज जो हैं वो सिटी के आसपास ही होती हैं, एंड दस इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। Cities provide market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultant and financial services to the industry. Many industries tend to come together to make use of the advantage of the offered near urban center, and such an agglomeration is called agglomeration economies. तो agglomeration economy क्या होता है, आपको क्या क्या लिखना है इसमें, सबसे पहले तो ये लिखना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होते ही क्या होता है, अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, या फिर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड होती है, सिटी के आसपास। वाई, बिकॉज सिटी में आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, एंड एक इंडस्ट्री अगर आई है तो धीरे धीरे या तो सेम टाइप की या अदर टाइप की और भी इंडस्ट्रीज वहाँ पर आना शुरू हो जाती हैं, एंड फाइनली यहाँ पर जो एक मिक्स ऑफ इंडस्ट्रीज मिल रही हैं हमें, इसको हम लोग एग्लोमरेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ एग्लोमरेशन ऑल्सो, वन कैन बी अर्बन एग्लोमरेशन एंड वन कैन बी लोकलाइज्ड एग्लोमरेशन। अर्बन एग्लोमरेशन में आपको बहुत मिक्सड ऑफ इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। ठीक है, हो सकता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हो, देन वी हैव गॉट सम वेरी ह्यूज इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी हो सकती है, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री देखने को मिलती है। लोकलाइज्ड एग्लोमरेशन में क्या होता है, एक ही जगह पे आपको एक टाइप की इंडस्ट्री देखेगी, लाइक सिलिकॉन वैली विच इज़ इन कैलिफोर्निया, यू कैन फाइंड इट। ये ओरिजिनल सिलिकॉन वैली इज़ इन कैलिफोर्निया, एंड इंडिया का जो जिसको सिलिकॉन वैली कहते हैं दैट इज़ बेंगलुरु, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो सिलिकॉन वैली में आपको सारी सॉफ्टवेयर वाली कंपनी दिख रही है, यानी कि ऑल द कंपनीज आर ऑफ द सेम वैरायटी, याहू, ओरेकल, HP, ट्विटर, यूट्यूब, ब्लॉगर, गूगल, फेसबुक, राइट। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो है ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं, इसलिए इसको लोकलाइज्ड एग्लोमरेशन कहा गया है। ओके, इंडस्ट्रियल लोकेशन में हम लोगों ने क्या आपको बताया, अल्टीमेटली व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, द कॉस्ट शुड बी लीस्ट। So cost of raw material, cost of production at site and cost of distribution of production, when all these things are taken together into the consideration, and then we find out there are certain location L1, L2, L3, L4, and somehow somewhere if you find that L3 पे आपका सबसे कम है cost, तो इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा, L3 पे। ठीक है, so you can remember it very easily with a small trick called 6M। ठीक है,
तो व्हाट आर दी 6 M? 6 M's आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मैं लिख देती हूँ, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है. फर्स्ट M इज़ मटेरियल. मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल. सेकेंड M इज़ मैन पावर. नेक्स्ट M इज़ मनी विच इज़ कैपिटल. ओके. देन वी हैव मशीन. मशीन मतलब हो गया टेक्नोलॉजी कैसी है. ओके. देन वी हैव मटेरियल, मैन पावर, मनी, मशीन. Then we have mode of transport. And nearness to the market. ठीक है. मटेरियल आपके पास वहाँ पे मिलना चाहिए, मैन पावर मिलना चाहिए मतलब लेबर मिलना चाहिए, कैपिटल मिलना चाहिए. इट विल डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड द लोन फैसिलिटीज़. ओके. मशीन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा है और मार्केट कितनी दूर है, इन सारी चीज़ों पे डिसाइड होता है कि इंडस्ट्री कहाँ लगाओगे. ठीक है. अभी इंडस्ट्री और मार्केट में क्या लिंक है. तो बच्चों देखो, इंडस्ट्री को चाहिए रॉ मटेरियल, कुछ इनपुट्स चाहिए इंडस्ट्री को. It can be raw material and component parts, and then we have some factors of production. That means we require all these also: land, labor, capital, entrepreneur, infrastructure. इन सबको मिला करके हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री तक ले जाते हैं और फैक्ट्री में इसकी प्रोसेसिंग करके आउटपुट मिलता है. फिर आउटपुट को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाते हैं हम, मार्केट. मार्केट में जब हम सामान बेचते हैं तो हमें होता है कुछ प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट है वो वापस कहाँ चला जाता है, इनपुट्स में चला जाता है. इनपुट में इन्वेस्ट करना पड़ता है. एंड दिस इज हाउ दिस होल सर्कल गोज ऑन. द की डिसीजन ऑफ फैक्ट्री लोकेशन इज लीस्ट कॉस्ट. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर also influence the location of an industry. In the pre-independence period, most manufacturing units were located in places from point of view of overseas trade such as Mumbai, Calcutta, Chennai. Consequently, there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by huge agricultural and rural hinterland. जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ वहीं पर डेवलप की गई थी जहाँ पे पोर्ट ईजिली अवेलेबल था. ठीक है. इसीलिए आपको हमारे देश के पेनिनसुलर पार्ट्स में क्या मिलेगा, बहुत ही डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स मिलेगा. लेकिन जो रूरल हिंटरलैंड है, मतलब जो इंटीरियर वाले इंडियाज़ हैं, इंडिया का जो जोन है, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, इसीलिए ये पीछे रह गए. वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है. ठीक है. Surrounded by huge agricultural rural hinterland. Now we have got some quiz question. Which one of the following factors play the most important role in the location of industry in a particular region? So this question was asked in CBSE, specifically Delhi का जो पेपर था वहाँ पर. Raw material, market, least production cost और transport. I'm giving you 5 seconds time to think about the answer. 5, 4, 3, 2, 1, -5, -4, -3, -2, -1, 0. Okay, and the answer is least production cost. Okay, kids. Now, classification of industries. So, industries can be classified on the basis of many factors, okay? बट हियर फॉर द पर्पस ऑफ ईज़ ऑफ टीचिंग एंड आप लोगों को जो पढ़ना है CBSE क्लास 10 के अंदर, वो सिर्फ ये 5 बेसिक जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो पढ़ना है. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल वी डिवाइड इंडस्ट्री इनटू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल we divide it into basic or key industry and consumer industry. On the basis of capital investment, we divide it into small scale and large scale industry. On the basis of ownership, public, private, joint sector and cooperative sector. Bulk weight of raw material and finished goods, heavy industry and light industry. ठीक है. अभी एक एक इंडस्ट्री जो है हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल वी हैव एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. बच्चों यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देने वाली है, दैट इज
एग्रो इंडस्ट्री एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, अभी हम लोगों ने जैसे इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब हमने बच्चों तब हमने अभी आपको जस्ट इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था एग्रो इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग। एग्रो इंडस्ट्री क्या होती है? वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर के लिए सामान बनाती है, ट्रैक्टर, फर्टिलाइज़र, पाइप्स, पंप्स, इरिगेशन पंप्स, टूल पंप्स, ये सारी की सारी एग्रो इंडस्ट्री हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो होती हैं जिनको, जो एग्रो पे डिपेंडेंट होती है, एग्रीकल्चर पे, जिनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। लाइक कॉटन इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, ये जितने के भी इंडस्ट्री हैं, ये सारी की सारी को रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से मिल रहा है। देन दे आर प्रोसेसिंग इट and they are adding value to it and then they are selling the final product. Okay, mineral based industry वो होती है बच्चों जिसको रॉ मटेरियल माइंस से मिलता है, ठीक है, या फिर वो मिनरल्स यूज करती हैं एज अ रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल्स आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स एट्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, सो देयर विल बी सर्टेन इंडस्ट्रीज जो क्या करती हैं? दूसरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। ओके, डायरेक्टली कंज्यूमर नहीं यूज़ करता। जैसे टायर अगर मैं बात करूं, तो तुम साल भर में कितनी बार टायर्स खरीद कर लाते हो? ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू बाई इट सो ऑफन, राइट? लेकिन जो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी वो तो टायर खरीदेगी ना, पूरे हर महीने खरीदेगी वो तो टायर, राइट? लाइकवाइज जैसे आयरन की शीट है, मे बी मैं आयरन का शीट कभी नहीं खरीदूंगी, लेकिन आयरन से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को आपको इस रूम में दिख जाएंगी, ठीक है? सो बेसिक और की इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? द इंडस्ट्री विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स like iron and steel, copper smelting, alumina smelting. These are all basic or key industries. They act like feeders. They feed other industries. Okay. Now consumer industries कौन सी होती हैं? They produce goods for direct use by consumers. Consumer industries, as the name suggests, the goods are directly going to reach to the customer and the customer is going to use it. तो इसके लिए ना एक term भी use होता है बच्चों, which is called FMCG. अच्छा तुम बताओ, तुम एक महीने में, एक साल में तुम कितनी बार टूथब्रश खरीदते हो, या फिर कितनी बार पेस्ट खरीदते हो? चलो टूथब्रश तो इतना नहीं खरीदते होंगे हम लोग, पेस्ट। इन अ ईयर हाउ मेनी टाइम्स डू यू बाई टूथपेस्ट? एंड इन अ ईयर हाउ मेनी टाइम्स डू यू बाई अ 4-व्हीलर, अ कार? एक साल में कितनी बार कार खरीदोगे और एक साल में कितनी बार टूथपेस्ट खरीदोगे? देखो टूथपेस्ट जो है वो तो हम साल में 3-4 बार भी खरीद सकते हैं, लेकिन कार जो है वो 8-10 साल में जाकर के एक बार खरीदते हैं, ठीक है? तो ऐसे गुड्स जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ कर लेता है और जो बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं फ्रॉम देयर प्रोडक्शन एंड टू देयर सप्लाई लोकेल्स, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है और जहाँ पे ये सप्लाई हो रहा है, अगर ये बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ओके, साबुन है, जैसे इंडस्ट्री में बनेगा वो तुरंत मार्केट में आ जाएगा और वो ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों, लाइक यू कैन सी ओवर हियर, ये पिकल है, या जो भी तुम लोग बिग बाज़ार जाते हो या जो भी सुपरमार्केट में जाते हो, वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें होती है ना जो आप रोज़ हर महीने खरीदते हो, ग्रॉसरी। So that is fast moving consumer goods. Example, sugar, toothpaste, paper, sewing machines, fans, etc. Okay, now let us move to the next category. On the basis of capital investment. Now capital, I have already told you, capital is the money which an industrialist is spending in his industry. ठीक है? तो एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इस इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन भी कम होगा, इस इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल भी कम लगेगा, तो ऑब्वियसली पैसे भी कम लगेंगे, ठीक है? सो द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन एसेट्स ऑफ अ यूनिट इज ₹1 करोड़। नाउ व्हाट इज एसेट्स? बहुत बार बच्चे ना कंफ्यूज जाते हैं कि एसेट क्या होता है। देखो एसेट वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपको और इनकम जनरेट करके देती है, ठीक है? लाइक सपोज मैं एक ओला ड्राइवर हूँ, मैंने एक कार खरीदी,
तो वो कार मेरे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, ठीक है। लेकिन सपोज करो मैं एक नॉर्मल रश्मि मैम हूँ, आपकी रश्मि सिंह योर टीचर हूँ, RSYT जिनका कोड है जो तुम यूज़ करके 10% डिस्काउंट ले लेते हो अनअकैडमी में, ठीक है। तो रश्मि सिंह योर टीचर इज़ देयर एंड शी इज़ बाइंग अ कार फॉर हर ओन पर्पस, ओन यूज़। तो वो क्या करेंगी, वो उस कार में और एक्स्ट्रा खर्चे करेंगी, क्योंकि कार ऐसी तो चलेगी नहीं, उसमें तो पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, राइट। तो मैंने एक सामान खरीदा, मुझे उस पर और खर्चा करना पड़ रहा है, then it is not an asset for me, it is a liability for me, okay. So here in small scale industry what happens, assets पे जो आप खर्च करोगे पैसे, that can be up to 1 crore rupees only. Why? Because it is a small scale industry, okay. So here you can see in this picture that there is this man who is making something out of the wood. I think this is an industry which manufactures bats. क्रिकेट बैट होता है ना, वो बना रही है। तो ये क्या है, ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है, बल्ले बना रही है ये। ऑन द अदर हैंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे आप एसेट्स पे पैसे खर्च कर सकते हो 1 करोड़ से ज़्यादा। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा वो आयरन का जो शीट होता है ना वो दिख रहा है, स्टील का शीट दिख रहा है, ठीक है। और ये प्लांट भी देख रहे हो आप कितना बड़ा है, राइट। ये पूरा शॉप फ्लोर है, बहुत बड़ा प्लांट है, ओके। एंड वंस अपॉन अ टाइम रश्मि मैम ऑल्सो यूज टू वर्क ओवर हियर, ऐसी इंडस्ट्री में काम करती थी रश्मि मैम, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज बहुत ह्यूज होती हैं, इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, इसमें 1 करोड़ रुपए ऐसे फिनिश हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो दिस इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब ओनर कौन होता है, मालिक, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्री इसका मालिक कौन है, उसके बेसिस पर भी हम इंडस्ट्री को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। So there are 4 types of industry on the basis of ownership. All right, what are these? The first one is public sector, the second one is private sector, the third one is joint sector, and the fourth one is cooperative sector. ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज या पब्लिक सेक्टर कंपनीज वो होती हैं विच इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ही इसको ओन कर रही होती है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो पूछे जाते हैं, एब्रीविएशंस जो है ना उसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं ना। भेल क्या करती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, भेल जो है वो हैवी मशीनरीज मैन्युफैक्चर करती है बच्चों। भेल जो है ना ओके किड्स। सो भेल जो है वो क्या करती है, अभी अभी कभी कभी रास्ते से जा रहे होते हो ना, तो तुमको ट्रांसफार्मर दिखता है ना रास्ते में, या फिर समटाइम्स व्हेन यू विल गो टू द मार्केट यू विल फाइंड दोज सब स्टेशंस दिखते हैं, पावर स्टेशंस दिखते हैं, जहाँ पे बहुत ऐसे लंबे लंबे टावर्स और अजीबोगरीब से आपको इक्विपमेंट्स दिखते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया या फिर CTPT बोलते हैं उसको, ये सारी चीज़ें, ट्रांसफार्मर हो गई, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, भेल करता है, ओके। देन वी हैव गॉट सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या करती है, ये बहुत बड़े बड़े आयरन शीट्स, आयरन रॉड, ये सारी चीज़ें बनाती हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है बच्चों, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री विच आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। अब ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में आप बहुत सारे नाम देख सकते हो, लाइक यू हैव टिस्को, बजाज, डाबर, ये सारी की सारी जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी है, विच इज़ जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं
वो सरकार के साथ मिल करके क्या कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री चला रहे हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर देख सकते हो ऑयल इंडिया लिमिटेड। रिलायंस क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्री है। ये सारी की सारी क्या है, पब्लिक सेक्टर है। एंड फाइनली द लास्ट वन, सबसे मज़ेदार जो है वो है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। वाई सो? देखो कोऑपरेटिव एज द नेम सजेस्ट, इसका कोई एक मालिक तो होगा नहीं, सभी लोग कोऑपरेट करके क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री को चला रहे हैं। ओके, तो जितने भी रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, या सारे लोग मिल करके क्या करते हैं, अपना थोड़ा थोड़ा जो सेविंग होता है या जो भी प्रॉफिट होता है वो वापस से इंडस्ट्री में ही क्या करते हैं, लगा देते हैं वो पैसा। इसलिए कोऑपरेट करके चल रही होती है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री। मोस्टली आप क्या देखोगे बच्चों, ये जो डेयरी वगैरह होती है ना, वो कोऑपरेटिव सेक्टर की जैसे ही चलती है। जैसे अमूल आपने सुना होगा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, दिस इज अ कोऑपरेटिव सेक्टर। ओके, अब इसके पीछे एक कहानी भी है यार, तो मैं सोच रही हूँ कहानी भी तुम्हें सुना देती हूँ। एक्चुअली देखो, कोऑपरेटिव सेक्टर को आपको समझना है ना, तो आप ऐसे समझ सकते हो। मैं सपोज करो पहले कहीं पे कुछ मैंने इंडस्ट्री लगाई, ठीक है, एंड ये एक दूसरे के कोऑपरेशन से चलती है बेसिकली, ठीक है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोज करो ये एक मार्केट है, ठीक है, ये सब्जी मंडी है। ओके, यहाँ पर रश्मि मैम जो है वो क्या बेचती हैं, उनका एक आलू का ठेला है, एंड शी सेल्स पोटैटोज। ओके, देन वन मोर पर्सन केम हियर। ओके, राजू आया, और मैम पोटैटो कितने रुपए पे बेच रही थी, 20 रुपीज़ पर केजी पे, ठीक है। अभी राजू आया, उसने भी आलू का ठेला लगाया, एंड नाउ ही हैज़ स्टार्टेड सेलिंग द पोटैटोज फॉर रुपीज़ 15 पर केजी। तो ऑब्वियसली सारे कस्टमर्स जो हैं वो रश्मि से डाइवर्ट होकर राजू के पास चले जाएंगे। नाउ इट इज़ so I am bearing a lot of loss. Okay, first thing is that either I can solve this problem by selling my potatoes at ₹15 per kg, but it will be a very foolish step. Why? Because पहले 20 रुपये के जी पे मैं बेच रही थी, अभी मैं 15 रुपये पे आ गई। कल को राजू का दिमाग फिर गया, वो 12 रुपये पे बेचने लगा, तो फिर मेरा तो और भी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में मैं क्या करूँगी, आई विल गो एंड आई विल टॉक टू राजू एंड आई विल फॉर्म अ कोऑपरेटिव। एक कोऑपरेटिव बना लेंगे, और मैं उसको क्या बोलूँगी, देखो हम दोनों को एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा। ना हम आलू 20 पे बेचेंगे, ना हम आलू 15 पे बेचेंगे, हम आलू बेचेंगे 18 रुपये पर केजी पे, ठीक है। बेचेंगे तो 18 रुपीज़ पे बेचेंगे, वरना नहीं बेचेंगे। सो नाउ व्हाट आर वी डूइंग, वी आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। तुम कभी भी टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते होगे ना बच्चों, तो वहाँ पर उनका कोऑपरेटिव बना होता है। जैसे तुम जम्मू कश्मीर गए, पाशमीना शॉल जो है वो तुमने देखा कहीं पे, तो वो जितने भी स्टॉल्स होंगे ना, सब पे वो पाशमीना शॉल का जो कॉस्ट होगा ना, सेम ही बताएंगे वो लोग, ओके, और सब ज़्यादा ही बताएंगे। जैसे मे बी द एक्चुअल कॉस्ट वुड बी 1000 रुपीज़, बट दे विल टेल यू 5000 रुपीज़, एंड ईच वन ऑफ देम वुड टेल यू 5000 रुपीज़। तो इससे क्या होगा, अगर एक पर्सन ने भी प्रॉफिट अर्न किया, तो वापस वो जो पैसा प्रॉफिट का है वो तो कोऑपरेटिव में ही जाने वाला है ना। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ देम। अगर लॉस हो रहा है तो सभी लोग झेल रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो सभी लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। इट्स लाइक दैट, ठीक है। दिस इज हाउ कोऑपरेटिव्स रन। सो यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स ना, जो डेयरी वगैरह होती है, या जो मैंने आपको टूरिस्ट वाला एग्जाम्पल दिया, दे रन थ्रू कोऑपरेटिव्स ओनली। ओके, so I hope all these classification are clear, and we have got the last classification which is based on the bulk and weight of the raw material, ठीक है। तो आपके पास जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल बल्की है, लाइट है, उस पर डिपेंड करता है ये इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन। सो वी हैव हैवी इंडस्ट्रीज लाइक आयरन है, स्टील है, उसकी जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल इतना हैवी होता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में ही बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में भी, एंड फाइनली फिनिश गुड्स के भी ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। देन वी हैव गॉट लाइट इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल लाइट हो, ठीक है। तो इट कैन बी लाइक आप आयरन एंड स्टील ही यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप बना रहे हो उससे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज़ ऑब्वियसली एनी डे लाइटर देन अ ट्रेन वैगन। ट्रेन का जो कोच होता है उससे तो ऑब्वियसली लाइट होगा ना कंप्यूटर, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितने भी होते हैं, फ़ोन, वॉच, these are all light industries, okay, they are not heavy weight industries। अभी लाइट इंडस्ट्री में चिप्स मत लिख के आ जाना कि मैम चिप्स भी तो लाइट होता है, नो, इट इज़ नॉट लाइट इंडस्ट्री होगी, दैट इज अगेन एग्रो,
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, उसको आलू कहाँ से मिला है? एग्रीकल्चर से मिला है। ओके, तो लाइट का मतलब ये नहीं है कि भाई एकदम लाइट लाइट दिख रहा है, यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस ऑल्सो लिटिल बिट। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। वी विल नाउ स्टडी ईच इंडस्ट्री इन वेरी डिटेल। सो द फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अपना देश कृषि प्रधान देश है, तो भैया कृषि पे डिपेंडेंट वाली तो इंडस्ट्री होगी ही होगी, है ना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो सारी इंडस्ट्री है जिसको एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिल रहा है। एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, शुगर, एडिबल ऑयल एट्सेट्रा। नाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है बच्चों, वो उसका एक यूनिक ही प्लेस है, ठीक है, अपने इंडियन इकोनॉमी के अंदर। अगर मैं आपको बात करूं इनिशियली बहुत पुराने ज़माने की अगर मैं बात करूं एंशियंट इंडिया में, तो इंडिया का जो टेक्सटाइल था ना वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। इनफैक्ट वी कैप्चर्ड द होल मार्केट, हमने पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा था। वाई? बिकॉज एक जो बहुत ही फाइन क्वालिटी का जो कॉटन होता था ना वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मिलता था, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और वो फाइन क्वालिटी का कॉटन जो है ना, उसके कपड़े राजा महाराजा वगैरह पहना करते थे, ठीक है। So it was in huge demand and aristocrats, nobles used to wear them. And then अभी की अगर मैं बात करूं, अभी अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फेस है काफ़ी चेंज हो चुका है। दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टडी इट इन ग्रेट डिटेल एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या चेंजेस हो गए। ओके, The textile industry occupies unique position in Indian economy because it contributes significantly to industrial production, employment generation and foreign exchange earnings. तो प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है और फॉरेक्स भी मिल रहा है हमें इससे। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट वर्ड अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, राइट। इसको हिंदी में बोलते हैं हम आत्मनिर्भर। तो ये जो इंडस्ट्री है ये आत्मनिर्भर है, सेल्फ रिलायंट है एंड इट इज़ कंप्लीट इन वैल्यू चेन। समथिंग विच इज़ कंप्लीट इन वैल्यू चेन मीन्स दैट उसके लिए आपको कुछ भी गुड्स जो है वो बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता, एक्सपोर्ट जो है वो नहीं करना पड़ता हमें, मतलब इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता बाहर से, नॉट एक्सपोर्ट। वाई? बिकॉज वी हैव ऑल द मटेरियल अवेलेबल विद अस। सो फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाइएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, everything is being prepared in India itself. तो सबसे पहले रॉ फाइबर जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा? कॉटन से मिलेगा। कॉटन कहाँ पे मिलेगा आपको? कॉटन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्कन प्लेट्यू, जो दक्कन ट्रैप जो है वहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि इंडिया में ही है। देन रॉ फाइबर जो है उससे हम क्या करेंगे? फाइबर प्रोडक्शन करेंगे। ओके, देन उसकी स्पिनिंग करके हम यार्न बनाएंगे। यार्न इज नथिंग बट थ्रेड। थ्रेड जो होता है उसी को हम यार्न भी कहते हैं। now once we get the thread, what do? We weave it and we make a fabric. तो पहले हमने रॉ फाइबर से सिर्फ फाइबर का प्रोडक्शन किया था, मतलब यू कैन टेल इट कि ये जो फाइबर था ना, रॉ फाइबर से जो हमने बनाया था, दैट वाज द वेरी फर्स्ट स्टेप, बट इट वाज नॉट अ फिनिश्ड फाइबर कि तुम उसको उससे कुछ कपड़ा बना लो। ओके, अभी थ्रेड से जब वीविंग किया है हमने तो एक फैब्रिक बनाया है, एंड देन फैब्रिक को स्टिच करके हम क्या बनाएंगे? गारमेंट्स बनाएंगे, एंड फाइनली गारमेंट्स को वापस से डाई करके फिनिशिंग किया जाएगा। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप्स में जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती है, जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए या लेबर चाहिए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन आवर ओन कंट्री। दैट इज़ वाई वी कॉल दिस इंडस्ट्री सेल्फ रिलायंट and it is complete in value chain. Okay, हमें किसी से भी अलग से कुछ हेल्प या मशीनरी, टूल, लेबर लेने की ज़रूरत नहीं है। So in textile industry we have another industry, one industry called cotton textile. ऐसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आपको जूट टेक्सटाइल भी मिल जाएगा। So in this chapter we are going to keep our discussion till cotton and jute, though we have woolen textile industry also, silk textile industry also, लेकिन I think wool और silk के बारे में आप लोगों ने from fiber to fabric क्लास 7 या 8 में पढ़ा था, ठीक है, इसीलिए अभी इस क्लास में कॉटन और जूट पढ़ेंगे। The first cotton textile mill was set up in Mumbai in 1854. Now let me make it very clear that this particular textile mill was not made by Indians.
It was made by Britishers. Okay, the cotton textile mill is mainly located in Maharashtra and Gujarat because availability of raw cotton as black cotton soil is present. So you will see that most of these industries are located in either Maharashtra or Gujarat. Why? Because we have a lot of raw material present there. The labor is also very cheap over there. There is good transport facility because these are situated on the port. So with this I will also enlighten with you with one or two of the ports. In Gujarat we have got Kandla port. Okay, and then in Bombay we have got Mumbai port and Jawaharlal Nehru port also. So these three ports are basically used for the transport of cotton textiles and iron, steel, many things. So because of the nearness to the port facility, most of these industries can be seen situated at Maharashtra and Gujarat. Okay, now kids, the climate of these two areas are moist, which is a requirement for cotton textile industry. Mainly we export our finished goods to Japan, USA, UK, France, Sri Lanka, Nepal, East European countries, etc. Cotton textile is produced with three methods in India: handloom, power looms and mills. Cotton textile industry involves ginning, spinning, weaving, which I have already explained in the previous slide. So now there are certain challenges also to this industry. So what are these challenges? See, we do not have very good quality of cotton. Main cotton growing area went to Pakistan during the division. So before the partition of India, we had a very good place in the world market, in the global market. But now we are not left with a very good quality cotton. And most of the yarn after spinning is being exported to other countries. So if you will not have good quality cotton, good quality raw material, then how are you going to make a good quality finished good? ठीक है, अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली आप फिनिश गुड्स अच्छी क्वालिटी का कैसे बनाओगे? नहीं बना पाओगे ना बच्चों. So that is the main problem, that is the main challenge. Other than that we use very old machines. Okay, बहुत ही अभी old machinery, old tools ही हम use में ले रहे हैं. पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा रेगुलर चाहिए होती है इसके लिए, which is not there, and the output of the manpower is not efficient, and बहुत ज़्यादा competition है from the synthetic power, synthetic fibers. आज के टाइम पे ये जो natural raw cotton वाला जो fiber होता है वो expensive भी होता है. That is why people don't buy much, and competition बहुत ज़्यादा है. And this is 5 marks question. We have prepared 5 marks question. Now I will ask you some questions because that is my birthright ना. एक टीचर का जन्म सिद्ध अधिकार होता है ना क्वेश्चन पूछना. तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी. Which of the following industry is not a heavy industry? Cotton, textile, cement, iron and steel, shipbuilding. कौन सा heavy industry नहीं है? 5, 4, 3, 2, 1, and the answer is cotton textile. It's a light industry because इसका raw material जो है वो bulky और heavy नहीं होता. Cisco is a joint sector industry, private sector industry, cooperative sector industry, public sector industry. ये तो मैंने अभी एग्जाम्पल में करवाया अभी. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5. And the answer is kids. इसका आंसर क्या है? It's a private sector industry. ठीक है, individually owned industry है. Just a minute. Okay, next. Cotton textile industry is forest based industry, tea industry, agro based industry, या फिर चलो अभी मैं नन ऑफ द अबव काट करके थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाती हूँ. ठीक है, या फिर ये एग्रो इंडस्ट्री है क्या यार? ये बताओ मेरे इस तरह की इंडस्ट्री. So the answer is agro-based industry. The industries that produce goods for direct use by consumers are called. Consumer directly use कर रहा है.
की इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री. If the consumer is using it directly, then it must be consumer industry, right? बहुत ही easy था ये तो. Which of the following statement is not correct regarding spinning sector in India? Spinning mills are mostly located in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu. India has world-class production of spinning. Our spinning mills are capable of using all the fibers we produce. Most of the yarn we produce is used by our local weavers. What do you think, kids? Which one is the answer? Which one is not correct? Which one is incorrect? Tell me. आंसर इज डी. ये यार्न है वैसे, ठीक है. देखो, हम लोग जो भी यार्न प्रोड्यूस करते हैं ना बच्चों, मैक्सिमम वो बाहर चला जाता है. यही तो एक चैलेंज है. और वीविंग जो है ना वो काफ़ी स्कैटर्ड है इंडिया में. जैसे बनारस में बनारसी स्टाइल ऑफ वीविंग मिलेगी आपको, कोटा में कोटा डोरिया वाली वीविंग मिलेगी. तो वीविंग बहुत स्कैटर्ड है. दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज. ओके. जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो जूट क्या है? इट इज़ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड वी आर एट द सेकेंड प्लेस व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्टिंग. ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो है जूट को वो हम ही कर रहे हैं. लेकिन बेचने का अगर हम बात करें तो बेच रहे हैं बांग्लादेश वाले सबसे ज़्यादा, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, और हम लोग सेकेंड नंबर पे आते हैं. ठीक है. Most of the mills are located in West Bengal, mainly along the banks of Hooghly River. Hooghly River के किनारे ही आपको most of the जूट के जो इंडस्ट्री है वो दिखते हैं. The first jute mill was set up near Kolkata in 1855 at Reshra. After partition in 1947, the jute mills remained in India, but 3/4 of the jute producing area went to Bangladesh. जूट मिल जो है वो तो इंडिया में रह गया, लेकिन जूट प्रोड्यूसिंग जो रॉ मटेरियल जो था वो तो बांग्लादेश चला गया. ठीक है, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान था. नाउ सर्टेन फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन हुगली रिवर बेसिन. हुगली रिवर बेसिन के इर्द गिर्द आपको क्यों दिखता है ये सारा का सारा जूट का इंडस्ट्री? द रीज़न इज़ दैट इट इज़ क्लोजर टू द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज. ओके, रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पे मिलता है आपको. तो ये एक क्वेश्चन आता है, वाई मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्री आर लोकेटेड नियर हुगली रिवर बेसिन. सो यू नीड टू आंसर इन 5 पॉइंट्स. ओके, और ये 5 पॉइंट्स को आप 5M से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो. तो सबसे पहला है मटेरियल. आपको मटेरियल वहाँ पर मिल जाता है, रॉ मटेरियल मिल जाता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री आपको हुगली रिवर के किनारे मिलेगी. हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बहुत ईजिली वहाँ पे मिल रहा है. वाटर ट्रांसपोर्ट है एंड वी हैव गुड ट्रांसपोर्ट ऑफ रेलवे, रोडवे ऑल्सो. वी हैव अबंडेंट वाटर. फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ जूट वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर विच इज देयर नियर द हुगली रिवर. ओके, एंड देन मैन पावर. फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी वी कैन गेट वेरी चीप लेबर. दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड ओवर देयर. एंड अगेन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लेबर. ठीक है, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है. यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख रहे हो बहुत सारा काम जो है वो मैनुअली ही करना पड़ता है. एंड कोलकाता इज वेरी नियर. ऑब्वियसली हुगली रिवर इज ऑन द बैंक्स, लाइक कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर. तो कैलकाटा में आपको बहुत सारी चीज़ें, कोई भी इंडस्ट्री को पैसा तो चाहिए ना. पैसा कहाँ से मिलता है? क्योंकि कैलकाटा एक अर्बन सेंटर है, तो वहाँ पे बैंक, इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटी है. एंड पोर्ट भी है, तो आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो ना. जूट इंडस्ट्री के ना अपने ही अलग ही चैलेंजेस हैं. क्या चैलेंजेस हैं? देयर इज स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्सटीट्यूट. स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड. द जूट प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड. जूट का जो प्रोडक्ट है मोस्टली आपको क्या दिखता है? सैक्स दिखते हैं जूट के. लेकिन आज के टाइम पर आप देखो, ये शूज़ देख रहे हो, यहाँ पर भी जूट का यूज़ लिया जा रहा है. ये जो फ्लावर पॉट है यहाँ पे भी लिया जा रहा है. देयर इज अ स्मॉल पोटली, इसमें जूट हम यूज़ कर रहे हैं. सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम. व्हाट इज़ द सल्यूशन? तो सल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट ने नेशनल जूट पॉलिसी डिक्लेयर की थी 2005 में, एंड इट मेड मैंडेटरी
इट मेड द यूज़ ऑफ जूट पैकेजिंग मैंडेटरी इन इंडिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे काफ़ी एनकरेजमेंट भी मिला है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, और अब जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी बेटर ग्रो कर रहा है, एंड द फार्मर्स आर ऑल्सो गेटिंग गुड प्राइस फॉर देयर जूट एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये सारे फायदे हुए हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग नेशनल जूट पॉलिसी in the year 2005. Okay. Now again, one question: which one of the following factors has once again opened up the opportunity for jute product? Increasing concern for the use of biodegradable material, increasing productivity, enhancing the yield per hectare, improving quality. सो द आंसर इज, आज के टाइम पर लोग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स यूज़ करना चाह रहे हैं. जूट इज़ बायोडिग्रेडेबल. वी ट्राई टू अवॉइड प्लास्टिक एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ गिवन an opportunity for the betterment of jute textile industry. Most Indian jute mills are located on the banks of Alaknanda River, Son River, Hooghly River or Yamuna River. -5, -4, -3, -2, -1, 0, go. And the answer is Hooghly River, Calcutta. Now next important agro-based industry is sugar industry. ठीक है, तो शुगर जो है बच्चों, एक तो सबसे पहली बात आपको बता दूं, सबसे पहले शुगर केन से शुगर को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो तरीका था ना, वो पूरे वर्ल्ड को किसने दिया है? हम इंडियंस ने दिया है. ओके, इंडिया स्टैंड्स, एंड जो शुगर वर्ड है वो आया भी हिंदी के वर्ड शक्कर से ही है. ठीक है, शक्कर से शुगर वर्ड आया है. तो इंडिया स्टैंड्स second as a world producer of sugar, but occupies in first place in the production of gur and khansari. gur ये जागरी होती है, खनसारी क्या होता है? एक impure sugar जो होता है उसको खनसारी कहते हैं. The raw material used in this industry is bulky and in haulage its sucrose content reduces. तो ट्रांजिट में या फिर जब वो ट्रांसपोर्ट होता है शुगर केन फ्रॉम द शुगर केन फील्ड्स टू द इंडस्ट्री, उसमें जो सुक्रोज कंटेंट होता है वो कम हो जाता है. नॉर्मली भी आप देखो ना, अगर सब्ज़ी है, आप 50 किलोमीटर दूर से सब्ज़ी लेकर के आ रहे हो अपनी सिटी में, तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी वो मुरझा जाएगा. राइट, ऐसा ही होता है कुछ शुगर केन के साथ भी. द मिल्स आर लोकेटेड इन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड एमपी. 60% of the mills are in UP and Bihar. This industry is seasonal in nature, so it is ideally suited to the cooperative sector. Can you explain why this is so? The reason is that bachcho, in a cooperative sector what happens, I've told you, if the profit is there it will be divided among the people. If the loss is there then it will be borne by all of the members. लॉस हुआ है तो सबको इक्वली डिवाइड करना है, प्रॉफिट भी हुआ है तो सबको इक्वली डिवाइड करना है. नाउ दिस इंडस्ट्री इज सीजनल. सीजनल है इसीलिए हर बार प्रॉफिट होगा ये गारंटेड नहीं है. कई बार लॉस भी होता है, क्योंकि अगर फसल अच्छी नहीं हुई होगी तो डेफिनेटली आप शुगर केन जो है वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं अच्छा कर पाओगे एंड शुगर नहीं आ पाएगा, इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा. तो वो जो लॉस है वो सभी लोग बेयर कर लेते हैं. दैट इज़ वाई दिस इंडस्ट्री इज़ perfect for cooperative sector. Now what are the challenges to the sugar industry? So in recent year there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern or western states, especially in Maharashtra. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये हम अलग से कर लेंगे, डोंट वरी. क्यों अभी शिफ्ट हो गई हैं सदर्न स्टेट्स में, पहले हम लोग इसका चैलेंज पढ़ लेते हैं. So the first challenge is seasonal nature of the industry. Obviously आप शुगर केन से शुगर कब बना पाओगे? जब शुगर केन ग्रो होगा. शुगर केन पूरे साल तो नहीं ग्रो होगा, राइट. तो ये इंडस्ट्री जो है सीजनल है. जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है हमारा वो काफ़ी पुराना है, अभी तक हमने कोई नया टूल्स टेक्नोलॉजी नहीं इसमें इम्प्लीमेंट किया है. ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू द फैक्ट्रीज. कई बार कई बार क्या होता है बच्चों, जो शुगर केन है ना वो फील्ड से निकलती तो है लेकिन इंडस्ट्री तक पहुंचने में देर कर देती है. अब जब देर होएगी तो क्या होगा? सुक्रोज कंटेंट और कम हो जाएगा, क्वालिटी जो है रिड्यूस हो जाएगी. एंड फाइनली जो हमारा एंड में जो हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, शुगर केन की इंडस्ट्री में शुगर तो मिल रहा है, खंसारी भी मिल रहा है, गुड़ भी मिल रहा है,
लेकिन एक स्क्रैप जो मिलता है उसको हम बोलते हैं बैगेज। इसकी पिक्चर यहाँ पे भी दिख रही है आपको। तो नॉर्मली अगर आपको समझना हो ना, कभी गन्ने का जूस पिया हो, तो गन्ने जब वो पूरा का पूरा मशीन में से गन्ना जो है अच्छे से निकाल लेते हैं, तो फिर तुम देखते हो एंड में ऐसे ऐसे भूसा भूसा जैसा कुछ बचता है, तो बैगेज कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जनरेट होता है। इसका यूसेज जो है वो मैक्सिमाइज करना है। एक यूज़ तो इसका क्या होता है कि भाई टॉयलेट पेपर वगैरह बनाने में काम आ जाता है। पेपर जो होती है, आपकी नोटबुक होती है ना, कई बार वो थोड़ी ब्लैकिश टाइप का जो पेजेस वाली नोटबुक मिलती है, वो भी इससे से बनती है। ठीक है। Now, why sugar mills are shifting towards Maharashtra and Karnataka? Okay, तो पहले के ज़माने में आप क्या देखते थे, यूपी एंड बिहार जो है वहीं पे मोस्टली शुगर केन प्रोड्यूस हुआ जाता था, एंड therefore most of the sugar mills were located in those two states only. But now sugar mills are shifting towards Maharashtra and Karnataka. पहला रीज़न क्या है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज़ हायर इन सदर्न इंडिया. ब्लैक सॉइल इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन. Sucrose content in sugar cane is higher in Maharashtra and Karnataka. Sucrose content ज़्यादा होगा तो obviously sugar भी ज़्यादा बनेगी. It means more sugar can be produced. Yes. Mills and machines are new in southern states. New and modern machines increases the productivity. Crushing season for sugarcane is longer. क्योंकि वहाँ का climate ऐसा है, moist है, तो आप लंबे टाइम के लिए, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप क्रश कर सकते हो, ठीक है, और शुगर बना सकते हो. And cooperative sugar mills are running successfully in the southern states. Okay. Which of the following is a consumer industry and is also found in cooperative store? Paper mill, petrochemical, machine tool, sugar. पेपर मिल कोऑपरेटिव होती है क्या, बताओ? तुम लोग तो बहुत ज़्यादा स्टेशनरी खरीदते हो ना, तुम लोगों को पता होगा. So the answer is sugar. Okay. अब हम आ चुके हैं दूसरे पड़ाव पे बच्चों, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. ओके, so industries that use minerals and metals as raw material are called mineral based industry. ऐसी इंडस्ट्री जो मिनरल और मेटल्स को यूज़ कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, सॉरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. Can you name some industries? So some of them are iron smelting, aluminum smelting, copper smelting. Then we have got cement industry also, क्योंकि वहाँ पे भी एक mineral use हो रहा है, limestone. Then we have fertilizer industry. These are all mineral based industries. So मैंने यहाँ पे 2 ही नाम लिखा है, but you can name more than this, and ये एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो इंडस्ट्री है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. आप देख ही सकते हो कि मटेरियल बहुत बल्कि और हैवी दिख रहा है, तो ये हैवी इंडस्ट्री के अंदर आएगा. एंड आयरन इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा स्पेस आपको चाहिए होता है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्पेस. रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स ही जो हैं वही बहुत ज़्यादा स्पेस जो है इसमें इकट्ठा कर लेते हैं. ठीक है, यू कैन सी द पर्सन इज लुकिंग सो स्मॉल in front of the whole goods, right? The first one is iron and steel industry. The industry is called basic industry because it provides raw material to many other industries such as machine on tools, transport equipment, construction material, etc. बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि आयरन एंड स्टील तो हर जगह पे यूज़ होती है. आप देखते होगे ना बच्चों, बड़े बड़े जो रोड होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, ट्रेन से जा रहे होते हैं, जो बड़े बड़े टावर्स दिखते हैं, सब किसका बना होता है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का ही तो बना होता है. इस इंडस्ट्री को हम लोग बैकबोन ऑफ ऑल द इंडस्ट्री कहते हैं. दिस इज़ द सुपर हीरो ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज. ठीक है, अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किसी देश में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये माना जाता है. ठीक है, आयरन अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है किसी कंट्री के अंदर, वाई? बिकॉज आयरन ऑफ यूसेज ऑफ आयरन इटसेल्फ इज एन इंडेक्स टू मेजर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एनी कंट्री. ठीक है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है.
बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स, बड़े बड़े पावर प्लांट्स के अंदर बॉयलर्स जो होते हैं, ये सारे के सारे आयरन से मशीन जो है वो टूल टूल इंडस्ट्री में टूल्स बनाने के काम आती हैं, मशीन्स बनाने के काम आती हैं। ट्रेन है, ऑटोमोबाइल्स है, घर के अंदर ही देख लो कितना सारा स्टील का आइटम यूज़ हो रहा होगा, है ना। It is also called as heavy industry because raw material is heavy in nature. Most of the steel plants are located in छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन कौन सा है? प्लीज़ इसको नागपुर महाराष्ट्र से रिलेट मत करना। इट इज़ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला जो हमारा बेल्ट है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है, वहीं पर आपको ये इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। Today, steel industry in India are facing many problems: high cost of production, limited availability of coking coal. Coking coal से actually हम add करते हैं, तब iron से आप steel बनाते हो। Low productivity of labor, labor जो है inefficient है। Irregular supply of energy, raw material are found on only in certain pocket of India. Poor infrastructure like transport and communication is also playing a role into it. तो अगर मैं कंजम्पशन की बात करूँ तो इंडिया में पर पर्सन पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो 70.9 kg का है। वहीं यूएसए के अंदर एक इंसान एक साल में कितना लोहा यूज़ करता है? 224.5 kg। तो ये हमारे डेवलपमेंट के इंडेक्स को भी बताता है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया। 13-14 में 87.67 था, देन इट इंक्रीज्ड एंड नाउ अगेन रिड्यूस्ड। ओके, वैसे ये जो डेटा है ये गलत है, यहाँ मेट्रिक टन्स है, ये मिलियन मेट्रिक टन्स होना चाहिए। क्यों मिलियन मेट्रिक टन्स होना चाहिए बच्चों? अभी देखो मैंने बताया ना, पर पर्सन जो यूसेज है आयरन का वो कितना है? 70 है। ओके, यहाँ पर अगर मैं इसको बताऊँ ये इतना क्या है? मेट्रिक टन ना। इन 1 मेट्रिक टन वी हैव 1000 kg। तो 87.67 into 1000, 7 1s are 7, 7 2s are 14, and 16, 17, 7 5s are 35. So 1 2 5 2 0 0. So do we have just 1 to 5 to person in India? नो ना, ऑफ कोर्स नॉट। हम तो भाई करोड़ों की आबादी है। एक्चुअली में यहाँ पे ये मिलियन होना चाहिए था, मिलियन मेट्रिक। ठीक है, सो दिस इज थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील के लिए क्या करते हैं हम लोग भाई? ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, देन आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है, लाइम स्टोन जो है वो डाला जाता है, स्लैग को रिमूव कर दिया जाता है, कोक इज बॉर्न। ठीक है, ये जो रेशियो है ये होता है 4:2:1 का। आयरन, स्टील, आयरन, कोक और मैंगनीज का। मैंगनीज जो है वो इसलिए डाला जाता है सो दैट स्टील जो है वो हार्डन हो जाए। ठीक है, नाउ दिस इज द कंजम्पशन ऑफ आयरन। इंडिया और चाइना का दिखाया जा रहा है। 2014 में हमारा कंजम्पशन 86.5 था, वहीं चाइना का 82.7 था, 822.7 था। तो यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा स्टील जो है वो यूज़ कर रहे हैं चाइना वाले। दैट इज़ वाई दे आर डेवलपिंग एट हायर रेट। वाई इज़ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन पेनिनसुलर इंडिया ओनली? मोस्ट ऑफ द आयरन और स्टील इंडस्ट्री बच्चों आपको पेनिनसुलर इंडिया में ही लोकेटेड दिखेंगी। पेनिनसुलर इंडिया का मतलब क्या होता है मैम? तो देखो ये है अपना प्यारा भारत का सदर्न इंडिया। यहाँ पर आपके पास क्या है? अरेबियन सी। पे क्या है? इंडियन ओशन। यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो सिंस आर लैंड मास ऑन सदर्न साइड इज सराउंडेड बाय water on 3 sides, we call it a peninsula. Now the question is, why is iron and steel industry located in peninsular India only? So most of the iron and steel industry आपको ऐसे ऐसे किनारों पर ही दिखेंगी, peninsular India में ही दिखेंगी। ऐसा क्यों? Good and more raw material, large quantities of quality iron and steel is available in peninsular India. Coal, oil, water, power are available in peninsular India. Skilled labor, cheap and skilled labor is available. It can also be had come from Bihar, Orissa, West Bengal. तो भाई ये वाले जो जोन्स है ना, यहाँ से भी आपको ये माइग्रेट होते हुए लेबर्स दिखते हैं।
जैसे टाटा नैनो का जो प्लांट था ना, वो पहले कहाँ लगा था? वेस्ट बंगाल में। बाद में वो कहाँ लग गया? वो शिफ्ट हो गया था गुजरात में। तो टाटा नैनो के प्लांट में आपको हर जगह के लेबर काम करते हुए दिखेंगे। तो स्किल्ड लेबर जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे। नियरेस्ट टू द मार्केट, लार्ज इंडिजीनियस मार्केट आर अवेलेबल इन पेनिनसुलर इंडिया। पोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है पूरे पेनिनसुलर इंडिया में। तो हमें अगर आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट भी करना है वो भी हम ईजिली कर सकते हैं। इनफैक्ट बच्चों, कुछ पर्टिकुलर पोर्ट्स बनाए ही इसलिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? आयरन को एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, टेल यू, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखो, कभी कभी मैथ वैथ में आ जाता है। मैं आपको कुछ पोर्ट्स का नाम बता देती हूँ। यहाँ पे मारमागांव पोर्ट है, ठीक है, एंड देन वी हैव मैंगलोर पोर्ट। और अगर मैं ईस्टर्न कोस्ट पे बात करूँ तो पाराद्वीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। ये सारे पोर्ट्स जो है ना स्पेशली किस लिए डेवलप किए गए हैं? सिर्फ आयरन एंड स्टील को ही एक्सपोर्ट करने के लिए। ओके, दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, iron and steel industries, are concentrated in the peninsular India. Now next one is aluminium smelting. Okay, aluminium मिलता किससे है, बनाते किससे हैं हम लोग aluminium? Any guesses? यूज़ तो बहुत जगह पे होता है ना, एरोप्लेन बनाने में, क्योंकि ये लाइट होता है, यूटेंसिल्स बनाने में और कंडक्टर्स बनाने में। ठीक है, आपने सुना होगा ना ACSR कंडक्टर्स, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स स्टील रीइंफोर्स्ड। इसमें क्या होती है? एल्युमिनियम की ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 वायर्स जो है ना एल्युमिनियम की होती है, सेंटर में स्टील की वायर होती है। ठीक है, अभी जो एल्युमिनियम वाली वायर्स होती हैं वो भी ट्विस्टेड होती हैं, बीच में स्टील वाली वायर होती हैं, सबको साथ में ऐसे मिला करके रोल किया जाता है। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। इसमें जो स्टील होती है बिल्कुल सेंटर में, वो क्या करती है? उनको स्ट्रेंथ देती है, स्ट्रेंथ। और ये वाले जो कंडक्टर्स हैं ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको? जब भी ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो ऐसे बड़े बड़े टावर्स दिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, क्या होंगे ना, देखा तो होगा यार, कभी तो ट्रेन से ट्रैवल किया होगा। ये ऐसे 3 फेज के वायर्स होते हैं, RYB, 3 फेज होती है ना। तो ये इस पे ये जो कंडक्टर्स जा रहे होते हैं बच्चों, ये कौन से होते हैं? ये ऐसे ही एल्युमिनियम वाले कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, ओके। तो स्टील कहाँ से मिला? वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से मिला। एल्युमिनियम कहाँ से मिला? एल्युमिनियम स्मेल्टिंग से मिला। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया. It is light, resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metals. ये क्या है? बहुत ही लाइट होता है, कोरोड नहीं होता जल्दी से। क्यों नहीं कोरोड होता? क्योंकि एल्युमिनियम जो है ना, अगर सपोज करो ये पूरा एल्युमिनियम का वायर है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना लेता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर जैसे ही इसके ऊपर चढ़ गई तो वो एक बैरियर की तरह क्रिएट करती है और फर्दर ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं होने देती एल्युमिनियम से। ठीक है, तो इट्स लाइक ये हमारे पास एल्युमिनियम कंडक्टर है, इसकी टॉप की जो लेयर है वो Al2O3 से कवर हो गई है। नाउ इट इज एक्टिंग एज अ बैरियर। नाउ इट विल नॉट लेट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू रिएक्ट विद द इनर मेटल्स। ऑन द अदर हैंड आयरन के साथ क्या प्रॉब्लम है? आयरन जो है ना वो कोरोड हो जाता है, रस्ट होता है। ठीक है, तो द होल ऑब्जेक्ट गेट्स ईटन अवे, क्योंकि रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूरा का पूरा जो आपका मेटल है ना वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, बिकॉज वो रिएक्ट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। ओके, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। सो दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ एल्युमिनियम। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. It is malleable. Malleable means what? Malleability is the property of metal because of which it can be drawn into thin sheets. Thin sheet में draw कर सकते हैं. And ductility क्या होती है? When the material can be drawn into long wires. Okay? तो ये बहुत ही malleable होता है, becomes strong when it is mixed with other metals. It is used to manufacture
aircraft utensils and wires. It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc, lead in number of industries. बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर आप क्या देखोगे, स्टील, कॉपर, जिंक की जगह पे हम लोग किसको यूज़ करने लग गए हैं, एल्युमिनियम को यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है। जिंक इज़ वेरी कॉस्टली। गैल्वनाइजेशन कभी सुना होगा तुम लोगों ने। गैल्वनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जिंक यूज़ करते हैं। इसे पूरा का पूरा जो टावर होता है ना, इस पर जिंक, ये पूरा का पूरा टावर तो एल्युमिनियम का नहीं बना सकते हो। अगर तुम पूरा का पूरा टावर एल्युमिनियम का बनाओगे, इस पर कंडक्टर लगाओगे, तो एल्युमिनियम तो बहुत लाइट होता है, इट विल नॉट बी एबल टू बेयर द होल ऑफ द वेट। तो इसलिए तुमको टावर तो आयरन का ही बनाना पड़ेगा। कंडक्टर तुमने एल्युमिनियम का बना लिया, बहुत अच्छी बात है। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर हमने टावर आयरन का बनाया है तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू रस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम के बाद उसमें जंग तो लगेगी ही लगेगी, भले तुम कितनी भी अच्छी क्वालिटी का आयरन यूज़ कर लो। तो ऐसे में क्या करते हैं, ये जो इसके जो अलग अलग पीसेस होते हैं ना टावर के, इट्स नॉट कंप्लीट टावर ऐसे नहीं बनाया जाता है, इसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं। ये छोटे छोटे पीसेस को क्या किया जाता है, एक जिंक का कुआं होता है, कुआं तो नहीं होता, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट लाइक दिस। एक बहुत बड़ा जिंक का वेल जैसा होता है, उसमें एक एक पार्ट्स को क्या किया जाता है, डिप किया जाता है, डिप करके निकाला जाता है। नाउ अ लेयर ऑफ जिंक हैज़ बिन प्लेटेड ओवर दिस होल पार्ट। ये पार्ट के ऊपर जिंक का एक लेयर लगा दिया गया है। नाउ जिंक लेयर इज गोइंग टू एक्ट एज अ बैरियर फॉर द एयर। अब एयर जो है वो कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा आयरन से, और जिंक जो है वो तो कोरोड होगा नहीं। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, है समझ में। और जिंक बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए समटाइम्स नाउ वी हैव स्टार्टेड यूजिंग एल्युमिनियम ऑल्सो। जिंक और एल्युमिनियम को मिक्स करके कर देते हैं गैल्वेनाइजेशन, ऐसा भी होता है। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। In 2008-9, India produced over 15.29 lakh million tons of aluminium. तो हमने 2008-9 में 15.29 lakh million tons of aluminium बनाया था। Now the reason behind this is, बच्चों तुम देख रहे हो ना, इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री होने के नाते मोस्ट ऑफ द एल्युमिनियम जो है ना वो कंडक्टर्स में ही यूज़ होता है। आज के टाइम पर भी ये बड़ी ही दुख की बात है, लेकिन आज़ादी के 70-72 साल के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंडिया के हर कोने में नहीं पहुंच पाई है। और अभी मोस्ट ऑफ द टाइम एल्युमिनियम का यूज़ क्या होता है, कंडक्टर्स बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन स्मेल्टर्स, द वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर्ड रॉक। बॉक्साइट जो है ना वो तुमको दूर से देख करके पहचाना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका कलर रेडिश होता है। Regular supply of electricity and an assured source of raw material at minimum cost are the two prime factors for the location of the industry. Actually, aluminium smelting में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट का मेन कंसर्न क्या रहता है कि कहाँ पे मुझे लीस्ट कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, मैं वहीं पे प्लांट लगा लूँगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी ना, छत्तीसगढ़ जो है वो दैट वाज अ न्यू स्टेट कार्व्ड आउट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा से निकाल करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। इन छत्तीसगढ़ जो है वो हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है एज फार एज मिनरल्स आर कंसर्न। मिनरल रिच बोलते हैं ना, बिल्कुल अमीर है वो, अमीर स्टेट है। तो जैसे ही छत्तीसगढ़ बढ़ा ना, तो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या किया वहाँ की सरकार ने, वहाँ की सरकार ने, बहुत इंटेलिजेंट सरकार, ओके, व्हाट दे डिड, उन्होंने टैक्सेस जो है ना वो बहुत कम रखी, ओके, कि ज़मीन अगर कोई भी आकर के इंडस्ट्री यहाँ पे लगाना चाहेगा तो हम उसको बहुत कम टैक्स लेंगे। एंड जो पर यूनिट कॉस्ट होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा है तुमने, इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी बिल निकाल के देखना, वहाँ पे यूनिट कॉस्ट होता है। तो पर यूनिट कॉस्ट जो है ना उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इतना कम रखा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का उनको ऑलमोस्ट फ्री पड़ रहा था खर्चा। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट दे सेट अप देयर प्लांट ओवर देयर, भले वो ऑपरेशनल हो नहीं हो, उन लोगों ने वहाँ पे होता है ना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए इंडस्ट्रीज लगा के रख दी, ओके। एंड इंडस्ट्रीज भी ऐसे रिमोट एरियाज में उन लोगों ने इंडस्ट्रीज लगाई, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इतना बड़ा कॉस्ट है और वो सरकार बोल रही है कि भैया ऑलमोस्ट फ्री में तुमको मिलेगी। तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा, वहाँ पर जा करके चलो फ्यूचर पर्पस के एक्सपेंशन के लिए इंडस्ट्री लगा लेते हैं। ऐसा हुआ छत्तीसगढ़ के साथ। एंड यू विल सी कि आज के टाइम पर छत्तीसगढ़ में ना इलेक्ट्रिसिटी इतना ज़्यादा है, मतलब अभी उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, बट स्टिल
बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज वो एग्लोमरेशन इकोनॉमी जो हमने बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था ना, वो बन चुका है वहाँ पे। ओके, एंड यू विल सी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पर देखने को मिलती हैं हमें आज के टाइम पर। ओके, तो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्री क्या होता है? पहले बॉक्साइट लेते हैं, ठीक है, बॉक्साइट की क्वॉरिंग की जाती है। क्वॉरिंग क्या होता है बच्चों? नाउ लेट मी एक्सप्लेन। देखो, मिनरल्स जो है ना, वो उसको अलग अलग प्रोसेस से हम लोग माइन कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर ऊपर ऊपर में मिनरल मिलेगा ना आपको, तो आप क्या करोगे? उसकी क्वॉरिंग करोगे। उससे थोड़ा नीचे लेयर पे अगर मिनरल है तो ओपन कास्ट माइनिंग करनी पड़ती है। और उससे भी अगर नीचे, अर्थ क्रस्ट में बहुत नीचे अगर मिनरल है, तो आप कैसे निकालोगे उसको? ड्रिलिंग करके निकालोगे। इट्स लाइक कि तुम्हारे फ्रिजर में आइसक्रीम पड़ी हुई है, ठीक है, तो तुमको आइसक्रीम खाने का बहुत मन है, आइसक्रीम का मतलब ब्रिक पड़ा हुआ है, और तुम चाहते नहीं हो कि मम्मी को पता चले कि तुमने आइसक्रीम खाया है, तो तुम क्या करोगे? एक स्पून लोगे और उससे बिल्कुल ऊपर ऊपर की जो लेयर है ऐसे करके चम्मच से खा लोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सिमिलर इज द केस विथ क्वॉरिंग। हम क्या कर रहे हैं? अर्थ के बिल्कुल ऊपर ऊपर के लेयर से जो मिनरल उठा रहे हैं, ठीक है, किसी को पता भी नहीं चल रहा कि मिनरल उठाया जा रहा है। दिस इज कोरिंग। लेकिन अगर थोड़ी नीचे लेवल पे मिनरल है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? गड्ढा खोद करके फिर मिनरल। जैसे अगर थोड़ा और आइसक्रीम खाना है तो तुमको क्या लेना पड़ता है? क्या यूज करते हो? अभी स्पून से तो काम नहीं चलेगा ना, यू विल बी यूजिंग वन स्कूप। स्कूप जो आता है उससे यूज करोगे ना, फिर जाकर के आइसक्रीम निकलेगी। तो ऐसे ही मिनरल क्या कर रहे हैं हम लोग? ओपन कास्ट माइनिंग से निकाल रहे हैं। और अगर बहुत ही सारा आइसक्रीम चाहिए तो देन यू टेक अ नाइफ एंड यू विल कट अ स्लाइस एंड देन यू विल ईट इट। वाओ, मज़ा आ गया ना आइसक्रीम खा करके। तो यहाँ पर वैसे ही होता है, मिनरल को अगर बहुत अंदर है मिनरल, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बॉक्साइट क्रश्ड एंड एल्यूमिना डिजॉल्व्ड आउट। जो बॉक्साइट है उसको क्रश किया जाता है, क्रश करके उसमें से जो एल्यूमिना है, जिससे हमें मेन एल्यूमिनियम मिलेगा, वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम रिफाइनरी में ये काम करते हैं। Now bulk ore shipped to the site of smelter, calcinated petroleum coke from refinery and pitch from the colliery। ये सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ती है, अलग अलग जगह से इकट्ठा करना पड़ता है पेट्रोलियम, पिच, एंड देन हम क्या कर रहे हैं? उसको एल्युमिनियम स्मेल्टर में डाल करके एल्युमिनियम निकाल ले रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी देखो यहाँ पे कितना यूज़ हो रहा है? 18,600 किलोवाट आवर पर टन ऑफ ओर। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज वाई आई हैव टोल्ड यू, इनका मेन चैलेंज क्या है? रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लीस्ट कॉस्ट। अगर इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है तो एल्युमिनियम की इंडस्ट्री एकदम शानदार चलेगी। ओके, नेक्स्ट वन इज केमिकल इंडस्ट्रीज। ओके बच्चों, केमिकल इंडस्ट्री जो है ना, ये भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। हमें लगता है कि ये इंडस्ट्री दिखती नहीं है ज़्यादा, लेकिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा यूज़ में ली जा रही होती है। So the chemical industry in India is fast growing and diversifying. It comprises both large and small scale manufacturing units. Rapid growth has been recorded in both inorganic and organic sectors. So you can see chemical industries दो variety हैं हमारे पास, inorganic chemical industry and organic chemical industries. Inorganic chemicals include sulfuric acid used to manufacture fertilizer, synthetic fibers, plastic adhesive, paints, dyes, nitric acid, alkalis, soda ash used to make glass, soap, detergents, papers and caustic soda. These industries are widely spread over the country. जो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज है, आप देख ही रहे हो, ये चीज़ें ही ऐसी बना रही हैं जो पूरे इंडिया में हर जगह में यूज़ में ली जाएगी ना। फर्टिलाइज़र, कृषि प्रधान देश है तो लेंगे यूज़ में। पेंट, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा, सोप, ये तो पूरा इंडिया यूज़ करेगा ना, तो इसकी इंडस्ट्री पूरे इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री इज़ वेरी वाइड स्प्रेड एंड इट कैन बी फाउंड ऑल ओवर द कंट्री। ओके, सो दिस इज समथिंग पॉइंट टू बी नोटेड, अंडरलाइन करो बुक में। ओके, अभी वाई डू यू थिंक इट इज सो? ऐसा क्यों है? ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड पेट्रोकेमिकल विच, अभी समझ आ गया वाई इट इज सो? It is because the goods which we are getting from inorganic industry are something which is like consumer industry हो गया, consumer goods हो गया, तो obviously वो हर जगह पे मिलेगा आपको। Organic chemicals include petrochemical which are used for manufacturing of synthetic fibers, synthetic rubber, plastic, dyestuff, drug, pharmaceuticals. Organic chemical plants are located near oil refineries and petrochemical plants.
क्योंकि ऑर्गेनिक केमिकल रिफाइनरी से जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, वो एक्चुअली में किसके लिए रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा है? ऑयल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स। ओके, तो सपोज मैं पानी पूरी का ठेला मुझे लगाना है, तो मैं पानी पूरी का ठेला कहाँ लगाऊंगी? पानी पूरी खाता कौन है? लड़कियां खाती हैं, ठीक है ना। या तो मैं गर्ल्स कॉलेज के सामने लगाऊंगी, या तो मैं मार्केट में लगाऊंगी जहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स आती हूँ शॉपिंग करने। ओके, सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्री कहाँ लगेगी? जहाँ पे उसका फिनिश गुड्स यूज में आएगा। ऑयल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स जो कि ऑर्गेनिक केमिकल का जो फिनिश गुड्स होता है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। क्लियर? सो द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। केमिकल इंडस्ट्री जो भी चीज प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम तो खुद ही यूज कर लेता है। एक केमिकल बनाया, वो केमिकल को यूज किया दूसरा केमिकल बनाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक जो चीज़ है। ये देखो, ये आपको हमेशा आता है स्टेटमेंट क्वेश्चन, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ वन केमिकल रिक्वायर्स मेनी अदर केमिकल्स। ओके, basic chemicals undergo processing to further produce other chemicals that are used for industrial application, agriculture or directly for consumer markets. मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट यू आर अवेयर ऑफ। तो एक केमिकल जो है उसका प्रोसेसिंग करके हम लोग दूसरा केमिकल बनाते। तो बिकॉज ऑफ बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेसिंग फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल दैट आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली कंज्यूमर। सो देयर आर टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। वाइड स्प्रेड कौन सा है? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिकल्स कहाँ पे आपको मिलेगी? ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री नियर ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। ओके, with this we come to the next industry which is fertilizer industry. Fertilizer industry बच्चों has become really popular after green revolution, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन तुमको पता है ना कब हुआ था? जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कब हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1960s में, है ना बच्चों। तो लेट अस हैव अ लुक एट दिस इंडस्ट्री। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स मेनली यूरिया। देखो, नाइट्रोजन जो है ना वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन होगा ना तो उसी से प्लांट क्या करेगा, उससे प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज कर पाएगा, एंड प्रोटीन डिसाइड्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। दैट इज वाई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो होगा वो सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाएगा। ये बेसिक है यार, क्लास 6-7 में पढ़ा होगा तुम लोग। देन वी हैव फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट DAP, actually it is diammonium phosphate, and complex fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphorus and potash. NPK fertilizers बहुत common है, यूज में लिए जाते हैं। ओके, the third, that is potash, is entirely imported as the country does not have any reserves of commercially usable potash or potassium compounds in any form. तो ये जो NPK फर्टिलाइजर है वो सबसे कॉस्टली होते हैं क्योंकि जो पोटैश होता है वो आपको इंडिया में मिलता नहीं है, तो आपको बाहर से इंपोर्ट करके मंगवाना पड़ता है, ठीक है। After the Green Revolution, the industry expanded to several other parts of the country: Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab, Kerala contribute towards half of the fertilizer production. So GTUPK, yes, Gujarat, Tamil Nadu, GTUPK, okay.
गुजरात, तमिलनाडु, यूपी एंड केरला, यहाँ पर मैक्सिमम जो फर्टिलाइज़र हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, गोवा. ओके, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 1 million tons of nitrogenous and 4 million tons of phosphatic and 1.7 million tons of potassic fertilizer. इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र हम प्रोड्यूस करते हैं और हमें पोटेशियम बाहर से मंगाना पड़ता है, ये तो हमने अभी देख लिया. द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर. सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. एट प्रेजेंट देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड 1 कोऑपरेटिव सेक्टर एट हजीरा इन गुजरात अंडर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI. यस, FCI जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक पब्लिक ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, जो कि कंट्रोल करती है सारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को. ओके, now next is cement industry. Cement is essential for construction activities such as building houses, factories, bridges, roads, airports, dams and for other commercial establishments. सीमेंट जो है वो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है. दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम. अगर मैं सीमेंट इंडस्ट्री की बात करूं बच्चों, तो इसके सबसे मेजर 2 ही चैलेंजेस हैं. सबसे पहला तो ये कि लाइमस्टोन को उठा करके उसके माइनिंग साइट से इंडस्ट्री तक लेकर आना है. मतलब इनको लॉजिस्टिक्स का बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा बल्कि मटेरियल आपको माइन से इंडस्ट्री तक लेकर आना है. उसके बाद जब सीमेंट बन जाता है तो सीमेंट जो है वो लाइट तो है नहीं भैया. सीमेंट के बड़े बड़े बैग्स होते हैं. वो बैग्स को ले जा कर के कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाना और फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे भी उसको स्टोर करके रखना, मतलब बहुत बड़ा इन्वेंट्री का खर्चा है. ठीक है, आप उसको रेंट पे कर रहे हो सिर्फ सीमेंट रखने के लिए. अभी तक तो घर भी नहीं बना. ओके, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. एंड स्टोरेज इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग चैलेंज, कि अगर मैंने सीमेंट सपोज करो एक्स्ट्रा बना भी लिया तो उसको स्टोर करके रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. फिर अगर कहीं वो बारिश पानी वानी से मिक्स हो गया तो डेफिनेटली इसकी क्वालिटी जो है ख़राब हो जाने वाली है. तो ये जो है ये चैलेंज है. कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन. रेल ट्रांसपोर्टेशन के अलावा आपको कोल और इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिए. द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई इन 1904. ठीक है, तो सबसे पहला सीमेंट प्लांट कहाँ पे बना था भाई? इट वॉज देयर इन चेन्नई. चेन्नई में बना था सबसे पहला सीमेंट प्लांट. ओके, okay. So can you name some of the cement industries? So one I have already given over here, Ultratech Cement. उसके अलावा और भी कौन सी सीमेंट की कंपनी है तो वो कमेंट करके बताना है. Next is automobiles industry. Automobiles provide vehicle for quick transport of goods and services and passengers. Truck, buses, car, motorcycles, scooters, three-wheelers and multi-utility vehicles are manufactured in India at various centers. After liberalization, the coming in of new and contemporary models stimulated the demand for vehicles in the market. Yes, liberalization, privatization and globalization. LPG की पॉलिसी 1991 में लगाई गई थी. And then many of the foreign countries directly invested in India. They set up their plants. Okay, और FDI के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. बहुत सारी कंपनीज़ ने जॉइंट वेंचर्स भी बनाए हैं जो इंडिया की कंपनीज थी, मारुति वगैरह या फोर्ड इंडिया, इन सब के साथ. ठीक है. The industry is located around Delhi, Gurugram, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, Indore, Hyderabad, Jamshedpur and Bengaluru. So as you can see, ये सारी की सारी जगह जो हैं वो अर्बन सेंटर्स हैं. अर्बन सेंटर्स में ही लोग मोस्टली, आजकल तो देखो गांव वगैरह में भी बहुत सारे लोगों के पास 4-व्हीलर्स होता है, बट इनिशियली यू विल सी कि अर्बन सेंटर्स में डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वहीं पे ये इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं आपको. ओके, नेक्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. सो दिस इज़ वन ऑफ द
सनराइज इंडस्ट्रीज को कहते हैं। वाई? बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग डे बाई डे, इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्यूलर टेलीकॉम, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स एंड मेनी अदर इक्विपमेंट। अरे यार, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इन्होंने इतने पुराने आउटडेटेड टाइप के एग्जाम्पल लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कुछ बहुत सारी हो सकती है। फ़ोन है, स्मार्ट वॉचेस हैं, ओके, आजकल के टाइम पर ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं, लैपटॉप होता है, टैबलेट होता है, ठीक है, वी हैव गॉट स्मार्ट टीवीज, वी हैव गॉट स्मार्ट लाइट्स, ओके। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। बैंगलोर हैज़ इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा बैंगलोर क्यों इमर्ज हुआ है? कि बिकॉज बच्चा जो बैंगलोर है वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में मोस्टली मैन पावर का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत सारे लोग आपको चाहिए, अच्छा लेबर चाहिए। एंड यहाँ पर आपको पता है बैंगलोर के इर्द गिर्द बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो वहाँ से इनको आईटी इंजीनियर्स मिल जाते हैं। हमारे सारे भी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको आईटी इंजीनियर्स वहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। सो वेयर इज़ कोयम्बटूर? ये मैप में भी मार्क कराया था मैंने। यहाँ पे STP है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, आपको इन सारी जगहों पे मिलेगा, ठीक है। कोयम्बटूर इज़ इन तमिलनाडु। नो, डू नॉट मार्केट इन केरला। केरला का जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो सबसे बड़ा पार्क है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। So by 2010-11, STPI have come up across 46 locations at different centers. A major impact of this industry has been on employment generation, or most of the females are employed in this generation, in this industry, and they generate a lot of foreign exchange for India. Okay kids, now the quiz time. Which are the two prime factors for the location of aluminium industry? Market and labor, transport network and water supply, cheap and regular supply of electricity, none of the above. क्या होगा? तो द आंसर इज चीप एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड बॉक्साइट देख कर के ही समझ आ गया होगा कि आंसर यही होने वाला है। फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन इंडिया इन 1904 इन जमशेदपुर, हैदराबाद, नागपुर एंड चेन्नई। बच्चों अब भी बताया मैंने तुम लोगों को। तो आंसर इज चेन्नई। Which one of the following industries uses limestone as the raw material? Aluminium, cement, plastic, automobile. And the answer is cement. Okay. Agglomeration economies are found in urban areas, rural area, MNCs और foreign trades. Agglomeration economy आपको urban areas में ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक इंडस्ट्री आई, उसके पीछे पीछे बहुत सारी इंडस्ट्री आई, बहुत सारे सर्विसेज आ गए, बैंकिंग सर्विस, देन इंश्योरेंस सर्विसेज, अर्बन हाउसेज, लोकेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। Which one of the following agencies market steel for public sector plants? SAIL, Tata Steel, MNCC. So the answer is SAIL, Steel Authority of India Limited. Which one of the following industries uses bauxite as raw material? बॉक्साइट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं एल्युमिनियम, सीमेंट, पेपर और स्टील। तो ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया था अभी मैंने आपको। एंड द आंसर इज एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर टेलीफोन, कंप्यूटर एट्सेट्रा? स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम, IT। बच्चों ये है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, डू नॉट मार्क IT जो है वो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है, जो हार्डवेयर्स हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक में आता है। वन ऑफ द रीजन बिहाइंड एक्सपेंशन ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज मोर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये क्वेश्चन जो है अभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, SQP ऑफ 2020-21 जो आपके लिए 2020-21 जो आपके लिए रिलीज हुआ है। एंड द आंसर इज ग्रीन रेवोल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया? India is the largest producer of sponge iron. Most of the public sector undertaking market their steel through SAIL. Chota Nagpur Plateau region has maximum concentration of iron and steel industries. As a leading iron and steel producing country, India does not need to import steel. इंडिया को बिल्कुल भी बाहर से स्टील मंगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारा स्टील बाहर से भी मंगाना पड़ता है, ठीक है।
Agglomeration economies are found in urban area, rural area, MNC or foreign trade. I think this is a repeated question. Urban areas. Okay, so now last topic of this chapter in one short revision. So industrial pollution and environmental degradation. We cannot overlook this particular thing when we talk about manufacturing industries. Why so? Because इंडस्ट्रीज जब भी लगाओगे तो ऑब्वियसली ये डेवलप तो करेंगी किसी भी जगह को, पर्टिकुलर लोकेशन को. विदाउट इंडस्ट्री वी कैन नॉट डेवलप. आई हैव टोल्ड यू ना, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर द प्री कंडीशन टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड टू इरेडिकेट पॉवर्टी. लेकिन जब हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो पोल्यूशन भी होता है. ओके, इंडस्ट्रीज क्रिएट मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड noise pollution. Okay, as you can see in this picture that the chimney is belching out so much of smoke. Actually अगर smoke बिल्कुल white दिख रहा है ना तुमको तो ये pollution नहीं है. अगर ये smoke बिल्कुल black दिख रहा है then ये सच में pollution है. अगर white दिख रहा है मतलब इसका जो treatment, जो एक सीवेज ट्रीटमेंट बोल सकते हो या जो भी है, वो अच्छे से काम कर रहा है. ठीक है, वैसे तो इसको ETP बोला जाता है. ETP का फुल फॉर्म यार मैं भूल चुकी हूँ. ETP इसका अच्छे से काम कर रहा है तभी ये स्मोक वाइट दिख रहा है. अगर ये स्मोक धुआं आपको ब्लैक दिखेगा तो मतलब इसका ETP अच्छे से नहीं काम कर रहा है. ठीक है, सबसे पहले एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय एमिशन ऑफ CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. चिमनीज ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूस हीट लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो बहुत ही डेंजरस गैसेज जो होती हैं, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, विच इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो. अर्थ जो है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये गैसेस ट्रैप हो जाती हैं और ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देती हैं. ओके, यूज़ ऑफ CFC इज इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिप्लीट्स ओजोन लेयर. यस, जो हमारा ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो ये ओजोन लेयर दिखता तो नहीं है यार हम लोगों को, तो उसमें डिप्लीशन का मतलब क्या है? ऐसे कोई छेद तो नहीं हो जाता होगा? क्या होता है एक्चुअली? वो लेयर जो है ना वहाँ पे O3 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर, जैसे ये पूरी की पूरी लेयर है, इस पूरी की पूरी लेयर में से थोड़ा सा जो O3 का कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पे कम हो गया तो हम उसको ओजोन लेयर डिप्लेशन कहते हैं. ठीक है, एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ ऑफ ह्यूमंस. It affects the health of humans, animals, plants alike and also causes damage to the buildings. Yes, आपने देखा होगा आगरा में जो ताजमहल है, कई बार बात होती है ना कि एसिड रेन हो रहा है तो उसका संगमरमर का जो कलर है वो येलोइश हो गया है. So it does not affect only the health of animals, plants and human beings. It also affects the buildings also. ठीक है. Water pollution, dumping of organic and inorganic industrial waste into the water bodies pollute the water. Here you can see this picture. इतना सुंदर नदी है, उसके पानी को इतना गंदा कर दिया है. ठीक है, तो इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री, ह्यूमन एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है. हम भी अपना सारा कचरा जो है नदी में डाल देते हैं. ठीक है. वाटर पोल्यूशन इज ऑल्सो caused by the discharge of untreated chemical waste, dyes, detergent, acid, heavy metals, lead, mercury, प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र एट्सेट्रा. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, आपके पानी में डाल दी जाती हैं. इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस पेपर, पल्प, केमिकल, leather, acids, dyes, fertilizers, etc. generate lots of toxic waste which kills the aquatic life. Yes, all these things when discharged into the water makes the water really unfit for the aquatic life. ठीक है, तो यहाँ का जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है. थर्मल पोल्यूशन क्या होता है बच्चों? थर्मल पोल्यूशन इज नो वेयर रिलेटेड विद द थर्मल पावर प्लांट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस थिंग इन माइंड. थर्मल पोल्यूशन इज रिलेटेड विद वाटर. ओके, थर्मल जो है वो एक हीट से रिलेटेड वर्ड है ना. तो क्या होता है थर्मल पोल्यूशन में? वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है. थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्री and thermal plants is drained into the rivers and ponds before cooling. मैंने इंडस्ट्री लगाई, उसमें हमने बहुत सारी जगह पे मशीनरी की कूलिंग के लिए वाटर्स जो है वो यूज़ में लिया. एक्चुअली वाटर कैसे यूज़ में लेते हैं? जैसे सपोज करो ये मेरा कोई मशीन का पार्ट है, ये बहुत बार गर्म होता है तो इसके जस्ट सामने क्या होता है, इसके कवर किया जाता है और इसमें तो कूलिंग के लिए उसमें वाटर डाला जाता है. ठीक है, और ये वाटर अल्टीमेटली बाहर निकल के और जाकर के नदी में गिर जाता है. तो नदी का जो टेम्परेचर है पानी का वो बढ़ जाता है. अब देखो ओवरऑल अगर टेम्परेचर कहीं का बढ़ेगा तो रहने में दिक्कत आएगी ना. जैसे हमारे रूम का ही टेम्परेचर जो है,
गर्मियों के टाइम पर बढ़ जाता है तो हम एसी चलाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही जानवरों के पास तो एसी है नहीं, ठीक है, मतलब जानवर मतलब एक्वेटिक जो भी एनिमल्स हैं उनके पास तो कोई एसी है नहीं ना उनके घर में, उनकी वाटर बॉडीज़ में। ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है एंड अल्टीमेटली एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ जनरेटेड बाय रनिंग मशीन, सायरन, ड्रिलिंग, फैंस एक्सेट्रा। इससे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है बच्चों, इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज होती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो जाता है। These are all the kinds of pollution caused by caused by industries. Now what is the solution? Whenever there's a problem, there is a solution, right? You just need to find it. तो कंट्रोल कैसे करेंगे हम environmental degradation को? Minimizing the use of water for processing by reusing and recycling it into 2 or more successive stages. वाटर को वेस्ट ना करें और उसको बार बार रीयूज करें। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, treating hot water effluents before releasing them into the rivers. Treatment of industrial effluents can be done in 3 phases. एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जा सकता है एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे होता है? बाय मैकेनिकल मीन्स। इसमें स्क्रीनिंग होगा, ग्राइंडिंग होगा, सेडिमेंटेशन होगा और इस तरीके से जो वेस्ट है उसको ट्रीट किया जाएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। टर्शियरी ट्रीटमेंट जो है वो बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस होता है एंड इट इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। नॉइज ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या होगा, हम एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन रोक पाएंगे। तो दिस इज इट किड्स, आपने 1 शॉर्ट रिविजन किया है, वेरी गुड। एंड अगर आपको प्लस पे भी पढ़ना है, मेरे से पढ़ने आ सकते हो। CBSE क्लास 10 सेलेक्ट करो, मैनेज गोल में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लो 12 मंथ्स, RSYT कोड यूज़ करो, क्रेडिट यूज़ करो एंड आ जाओ पढ़ने के लिए। अदरवाइज़ 12:30 पे एवरीडे मैं आपको फ्री वाली क्लासेस में तो पढ़ाती ही हूँ। अगर मेरे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल फॉलो करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिया हुआ है, RSYT कोड यूज़ करो टू टेक द सब्सक्रिप्शन। एंड दिस इज़ इट किड्स, थैंक यू। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, hit on the like button and then subscribe to our channel, sanitize, like, share, subscribe. Thank you so much.